प्रीवियस सेशन के अंदर हमने स्विच केस देखा, ठीक है, और स्विच केस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड स्विच से क्या मुराद है, और हमने उसकी एक अप्रोप्रिएट एग्जांपल भी देखी है यहाँ पर, ठीक है। होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस सेशन पे हम जंप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। जंप स्टेटमेंट क्या है, कितने तरह के। तो जंप स्टेटमेंट 3 तरह के सी लैंग्वेज में है, जिनमें से फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास ब्रेक है, फिर कंटिन्यू है और फिर गो टू है। जंप स्टेटमेंट है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप कंडीशन के बिहाफ पर कहीं जंप करना चाहते हो, ठीक है। जंप से क्या मुराद है कि कोई वैल्यू अगर इस वैल्यू के बराबर हो जाए तो आप इस जगह से किसी दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। एक लूप की वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें से आप ये चाहते हैं कि i की वैल्यू जैसे ही 5 हो आपका लूप टर्मिनेट हो जाए, तो आप जंप करवाएंगे कहीं पर जाके तो ही वो चीज़ टर्मिनेट होगी। आप लूप में से किसी वैल्यू को इग्नोर करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप कहीं जंप करवाना चाह रहे हैं, किसी कंडीशन के बिहाफ पर कहीं जंप करवाना, और जंप करवाने के बाद वहां जो आपने कंडीशन लिखी है उस चीज़ का प्रिंट करवाना जंप स्टेटमेंट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो इस बेसिक डेफिनेशन के बाद ये तीनों कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में ऐसा जंप स्टेटमेंट काउंट होते हैं। इनकी वर्किंग देखते हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के लिए मैं कमेंट पे ब्रेक लिखता हूँ और इससे हम समझते हैं। तो एक वेरिएबल असाइन करता हूँ मैं i = 1, और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप बनाया i = 1, i <= 10 एंड i++। इसके बाद हम इसकी बॉडी बनाते हैं। ऊपर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने लूप के अंदर कर दिया है, सिर्फ इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंट एफ पे मैंने i की वैल्यू प्रिंट कराना है /n के साथ, और मैंने यहाँ पर i लिख दिया। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। फर्दर जो चीज़ें ऊपर की गई हैं उसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस F11। तो अभी मैंने सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करवाई है 1 to 10 तक, और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब ब्रेक का यहाँ पर क्या काम है वो समझना है। जंप स्टेटमेंट नॉर्मली ब्रेक या कंटिन्यू की बात करें तो ये लूप के अंदर ही इस्तेमाल की जाती है, वो वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फिर फॉर का लूप हो। तो इस वक्त मैं लूप की बॉडी के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया और कहा कि इफ i = 5, और उसके बाद मैंने कहा ब्रेक। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ड्राई रन करूं तो सबसे पहले i की वैल्यू है 1, तो इस i की वैल्यू 1 के बिहाफ पर सबसे पहले हमारे पास i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इफ की बॉडी इस वक्त ट्रू नहीं है, i की वैल्यू 5 नहीं है। फिर i की वैल्यू ट्रू हुई तो 2 वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ से। फिर i की वैल्यू 3 हुई, 3 की वैल्यू प्रिंट हो गई। 4 हुई, 4 की वैल्यू प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि इस बॉडी पर अभी तक हम जंप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 5 नहीं हुई है। लेकिन i की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, मैं इस बॉडी के अंदर आ गया, और बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। तो ब्रेक की वजह से ये पूरा लूप क्या हो गया? टर्मिनेट, और मेरा कर्सर आ गया इस जगह पर, ठीक है। तो ये ड्राई रन हो गया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। तो F11 प्रेस करता हूं मैं, और आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 वैल्यू प्रिंट हुई, और 4 के बाद वैल्यू जैसे ही यहां पर आई तो हमारा लूप क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ब्रेक कीवर्ड या ब्रेक जंप स्टेटमेंट यहां पर किसी भी लूप को किसी एक खास कंडीशन में टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इस फॉर के अंदर i की एक कंडीशन देकर क्या किया? अपने पूरे लूप को टर्मिनेट करवा दिया, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी लॉजिक के अंदर जहां पर आप अपने लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी खास कंडीशन के बिहाफ पर। आपने 1000 का लूप रखा हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि i की वैल्यू जैसे ही इस जगह पर पहुंचे आपका लूप क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरा जो कीवर्ड है हमारे पास है वो कंटिन्यू का है। अगर मैं कंटिन्यू को डायरेक्टली ही कॉपी करके इससे रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप 1 2 3 4 लिखो, लेकिन 5 पर जैसे ही वैल्यू आए उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। लेकिन वैल्यू 5 से जैसे 6 होगी वो प्रिंट हो जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया, वेयर एज कंटिन्यू किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को इग्नोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कंट्रोल एस करके F11 प्रेस करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 1 2 3 4 के बाद 5 वैल्यू नहीं लिखी हुई आई, बल्कि क्या आ गई? 6 7 8 9 एंड 10। तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कहीं पे इग्नोर करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यू का कीवर्ड यानी जंप स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं।
इन दोनों के बाद हमारे पास तीसरी चीज बचती है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। गो टू स्टेटमेंट भी डायरेक्टली जंप करने के लिए काउंट किया जाता है। इस चीज को समझने के लिए मैं इस कोड को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि गो टू क्या चीज है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ printf और मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ठीक है। कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 एंड पेस्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ऑफ कोड है। printf के साथ ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अब मुझे क्या इस्तेमाल करना है, गो टू इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल लेबल और उसके बाद लिखा फॉर एग्जांपल गो टू, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली इस चीज को मुझे यहां पर लिखना है। इसके बाद मैं यहां पर आया और मैंने यहां लिख दिया गो टू और गो टू की बॉडी बना दी, ठीक है ना। तो गो टू की बॉडी बन चुकी है यहां पर। अब यहां हो क्या रहा है, सबसे पहले तो दो लाइन ऑफ कोड यहां पर ये दोनों लाइन प्रिंट हुई, ठीक है ना। जैसे ही हमारा कंपाइलर इस लाइन पर पहुंचता है तो इसे कहा जाता है कि आप इस लेबल पर जंप कर जाओ जिसका नाम क्या है, गो टू है। तो यहां से कर्सर कहां जंप कर जाएगा, इस जगह पर, और उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड का क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं कि आउटपुट पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सेमीकोलन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। F11 प्रेस करता हूँ। अच्छा जी, ओके। तो यहाँ पर एक गलती क्या हो रही है जी, मैं लेबल पहले लिख रहा हूँ। तो मुझे पहले गो टू लिखना है, उसके बाद अपने उस गो टू कमांड का नाम रखना है, यानी जिस पे मुझे जंप करवाना है, ठीक है। पहले हम लेबल गो टू लिख रहे थे, एक्चुअली मैं गो टू पहले लिखकर लेबल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रा सा आगे पीछे हो गई। अब मैं गो टू लेबल लिखने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर वो नाम कॉल करूँगा जिस नाम को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो /n यहाँ पर लिखना है ताकि हमें लाइन ऑफ कोड का पता चले। तो /n एंड /n, इसी तरह /n और /n, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन लगाना होता है यहाँ पर हमें, ठीक है। जबकि हम जहाँ कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पर कॉलन लगाना होता है, और उसकी बॉडी भी बना दी मैंने। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन के बाद लिखा आ रहा है दिस इज फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन और सेवंथ लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन कोड डायरेक्टली ही प्रिंट हुई, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है गो टू लेबल, ठीक है। आप लेबल की बजाय कोई भी ऐसे वर्ड का इंतखाब यहाँ पर कर सकते हैं जो कीवर्ड ना हो, रिजर्व वर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज करके इसका नाम रख देता हूँ 1, तो यकीनी तौर पे कॉल भी उसी नाम से करूँगा 1, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं F11, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड के बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ लिखा आ रहा है। तो ये तीन बेसिक हमारे जंप स्टेटमेंट थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ब्रेक देखा, फिर कंटिन्यू, और उसके बाद हमने गो टू देखा। अच्छा, गो टू का इस्तेमाल जो है वो जो प्रोफेशनली यूजेज है प्रोग्रामिंग के अंदर वो बहुत कम किया जाता है, और जो डेवलपमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो भी इससे काफ़ी मना करते हैं कि इसके ज़रिए से आपका कोड जो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। यही वजह है कि प्रोफेशनल गो टू को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ सिनेरियो पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है, लिहाजा हम गो टू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बगौर देखें तो इससे बेहतर अप्रोच हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है कि जहाँ पर कोई कंडीशन हमें मैच करवानी होती है तो हम उसकी एक स्पेसिफिक बॉडी उसी कंडीशन के साथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह से जंप करके आप यहाँ पर आ रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि प्रोफेशनली वर्क के कोड आपका इतना ही सा हो, मुमकिन है कि आपने यहाँ पर कोई कंडीशन दी और गो टू कहाँ पर मौजूद हो, वो बिल्कुल इस जगह पर मौजूद हो, या यहाँ पर आपने लेबल बनाया हुआ और गो टू कहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर हो। तो फ्यूचर के अंदर जब उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है उसे चेंज करना। तो यही वजह है कि जो प्रोफेशनल
डेवलपर हैं या प्रोग्रामर हैं वो GoTo का इस्तेमाल मना करते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल यूजेज के अंदर GoTo का इस्तेमाल कम से कम करें। और ये भी इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि GoTo का इस्तेमाल आपके प्रोग्रामिंग के अंदर करना कैसा है, ठीक है, आप इसके बजाय किस चीज़ को इस्तेमाल करने पे ज़्यादा प्रेफर देंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस सेशन के अंदर 3 बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की जो तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। आप C# की बात करें, ऑल्दो वहाँ पर GoTo मौजूद नहीं है या हम GoTo को वहाँ पर इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं। इसी तरह ब्रेक एंड कंटिन्यू की बात करें तो पाइथन पे भी मौजूद है, C# में मौजूद है, C++ में मौजूद है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर ये जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेशन यानी अपकमिंग सेशन के अंदर हम चलेंगे लॉजिक बिल्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, और जो कुछ अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है, किस तरह से हम उसको पढ़ने के बाद अपने मेथड जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एज अ मेथड काम करके उसे इस्तेमाल करके हम अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुंच सकते हैं।